डे 4 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स से बेटा आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये हमारे टॉपिक। ध्यान से देख लीजिए इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक है, अच्छे से ये सारे टॉपिक आपको समझने हैं। और फिजिकल एजुकेशन के फाइनेस्ट नोट्स के लिए और सैंपल पेपर के लिए बेटा हमारा कोर्स आ चुका है, बहुत अमेजिंग है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जाइए 299 में यार 11 सैंपल पेपर है, वो भी मार्किंग स्कीम के साथ। मैंने खुद वीडियो से समझाए भी है सैंपल पेपर, और क्या चाहिए यार। और मोस्ट अमेजिंग नोट्स के लिए जल्दी से जाइए हमारी ऐप पर और डाउनलोड कीजिए हमारे सारे नोट्स और एनसीईआरटी की पीडीएफ भी फिजिकल एजुकेशन के लिए। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ। आज का जो चैप्टर हमें करना है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चैप्टर का नाम हमारे सामने आ रहा है। चैप्टर का नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। ये 8 मार्क्स का आपको चैप्टर आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से भी आपका डायरेक्ट रहेगा, सिंपली बेस्ड हो सकता है 1 MCQ आ जाए, एक 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाए। और बाकी 4 मार्क्स में आपको केस बेस्ड क्वेश्चन या फिर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाला है। पिछले साल भी इस चैप्टर से पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आया था, MCQ भी इवन पिक्चर बेस्ड ही आए थे, क्योंकि इस चैप्टर में इंजरीज बहुत टाइप की हैं, स्प्रेन, स्ट्रेन, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स हैं, तो उन्हें मैच द फॉलोइंग में बहुत ईजिली दिया जाता है और काफ़ी ज़्यादा आता है मैच द फॉलोइंग में। तो आपको इस चैप्टर के जितने भी पिक्चर्स हैं उन पिक्चर्स को भी माइंड में सेट करना है कि कौन से वाली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस चैप्टर के अंदर। और फिर उसके कॉजेस पूछ सकते हैं किसी भी इंजरी के, उसको कैसे करेक्ट करना है वो पूछ सकते हैं। तो ऐसे करके एक 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट बन जाता है और एक 4 मार्क का क्वेश्चन आपका केस बेस्ड या पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। सबसे पहले हमारे पास फिजियोलॉजी का मीनिंग है, बहुत सिंपल सा मीनिंग है। फिजियो और लॉजी ये 2 वर्ड है, ठीक है, जिसमें फिजियो का मतलब होता है फिजिक और लॉजी का मीन्स है स्टडी, ठीक है। इट मीन्स एक इंसान के फिजिक के बारे में पढ़ना। और अगर मैं कहूँ स्पोर्ट्स के रेफरेंस में तो एक स्पोर्ट्स पर्सन की फिजिक के बारे में पढ़ने को हम लोग फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स कहते हैं। तो जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी फिजिक कैसी है, उसका आउटर अपीयरेंस कैसा है, डेट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। उसके बारे में पढ़ना उसको फिजियोलॉजी कहा जाता है। ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर है हमारे, जो कि हमारे एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके नाम आप लोग जानते हैं, क्लास 11 में भी आप लोगों ने पढ़े हैं। स्ट्रेंथ है, स्पीड है, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग फिटनेस। तो 4 हैं, इसके अलावा कुछ भी दे रखा होगा वो नॉट के लिए कंक्लूड हो जाएगा। इस बात को ध्यान के चलना, वो नॉट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 ही हैं, 4 को आपको ध्यान रख के चलना बहुत अच्छे से, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग इन सारे फैक्टर्स को मीनिंग जानते हैं इनका, और उसके बाद इनको कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है वो भी जानते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल टू प्रोड्यूस फोर्स इन अ सिंगल एफर्ट। एक सिंगल एफर्ट में आप कितना फोर्स प्रोड्यूस करते हैं उसको स्ट्रेंथ कहते हैं। मीन्स आपको कोई भी फंक्शनिंग करनी है, एक सिंगल एफर्ट के अंदर आप कितना फोर्स प्रोड्यूस करते हैं उसको स्ट्रेंथ कहा जाएगा। ये मेरी स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर करेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं कितनी दूर हिट कर सकता हूं, कितनी दूर फेंक सकता हूं, ये स्ट्रेंथ पे निर्भर करेगा। तो एक सिंगल एफर्ट में कितना फोर्स प्रोड्यूस करा जाता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। सेकंड, स्पीड। इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल टू परफॉर्म सिमिलर मूवमेंट्स कंसिस्टेंटली एट अ फास्टर रेट विदाउट बीइंग टायर्ड। बिना थके किसी भी काम को बार बार करना और पहले से फास्टर रेट पे करना, दैट इज कॉल्ड अ स्पीड। ध्यान रखे चलें इस बात को। तीसरा, एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मींस परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट एनी फिटिंग। तो ये फास्टर रेट पे करना है, और फास्टर रेट का मतलब बिना थके करना है। तो एंड्योरेंस रिप्रेजेंट करता है कि बिना थके उसी काम को आपको बार बार करना है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एंड्योरेंस। And the last one is flexibility. The property of doing a flexible or easily bent or shape is called flexibility. अपनी बॉडी को शेप करना, अपनी बॉडी को बेंड करना, एंगल में लेकर आना, दिस इज कॉल्ड व्हाट, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स। तो बॉडी के एंगल को चेंज करना फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। बहुत सारे पोस्चर्स, बहुत सारे आसन्स में आपको फ्लेक्सिबिलिटी की नीड पड़ती है, क्योंकि बिना फ्लेक्सिबिलिटी के आप अपने योगी का आसन, योगी का रियाज परफॉर्म नहीं कर सकते। ध्यान रख के चलेंगे। अब आता है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि स्ट्रेंथ को अफेक्ट करके चलते हैं। बहुत इजी एंड बहुत सिंपली हम इनको समझेंगे। सबसे पहले स्ट्रेंथ को अफेक्ट करने वाला है बॉडी वेट, ठीक है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, अगर बॉडी वेट ज्यादा है तो स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बॉडी वेट कम है तो स्ट्रेंथ कम होती है। ये ट्रेडिशनल कंसेप्ट हमें कहता है, ऐसा होता है काफी हद तक। दूसरा,
साइज ऑफ मसल, जो मसल है उसकी स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ मसल्स के। मेल में साइज ऑफ मसल थोड़े से लार्जर रहते हैं, बिगर रहते हैं, इसलिए मेल की स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली फीमेल से थोड़ी सी ज्यादा रहती है। आई रिपीट, स्ट्रेंथ ऑफ मसल डिपेंड करती है साइज ऑफ मसल पर, और मेल में साइज ऑफ मसल्स लार्ज रहते हैं, इसीलिए मेल की स्ट्रेंथ फीमेल से कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा लिखी गई है साइज ऑफ मसल के बेसिस पे, हमने ये कहा है। ठीक है, उसके बाद एज और सेक्स के बेस पर हो गया। एज आप समझ गए कि एज के साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और दूसरा सेक्स के अकॉर्डिंग मेल में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और फीमेल में स्ट्रेंथ कम होती है। ये एज एंड सेक्स के बेसिस पर हमने यहाँ पर स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करा। बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, आई एम डेफिनेटली श्योर के पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, बहुत ईजिली आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड। स्पीड को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करके चलती हैं। सबसे पहला आता है हमारा मसल कॉम्पोजिशन। देखिए मसल में हमारे पास दो तरह के फाइबर्स होते हैं। ठीक है, एक होते हैं हमारे स्लो ट्विच फाइबर्स, एक होते हैं हमारे फास्ट ट्विच फाइबर्स। बेसिकली जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट कलर का जो फाइबर आपने देखा है बॉडी के अंदर, आपने ह्यूमन बॉडी देखी है तो उसमें कुछ व्हाइट कलर की लाइंस आपने देखी है, कुछ रेड कलर की देखी है आपने। इवन अगर किसी भी उसका जैसे किसी भी जानवर का अगर मीट भी देखा है, गोट का कहीं पर भी, तो उसमें कुछ व्हाइट पोर्शन होता है, कुछ रेड पोर्शन होता है। तो व्हाइट और रेड बहुत इफेक्ट करते हैं आपकी स्पीड को। ठीक है, जिस भी बॉडी में व्हाइट सेल्स या फिर फास्ट ट्विच फाइबर ज्यादा होते हैं उनकी स्पीड हमेशा ज्यादा होती है, और जिनके उसमें रेड फाइबर्स या स्लो ट्विच फाइबर ज्यादा होते हैं उनकी स्पीड अपने आप ही कम हो जाती है। व्हाइट सेल्स या फास्ट ट्विच फाइबर्स आपकी स्पीड को बढ़ाते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ज्वाइंट। अगर ज्वाइंट्स फ्लेक्सिबल हैं तो ऑब्वियस ही बात है, और इंटरनल रेसिस्टेंस या ज्वाइंट्स के अंदर मींस कोई चोट नहीं लगी आज तक, ज्वाइंट्स ओके प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, कोई घाव नहीं है ज्वाइंट्स पर, इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्वाइंट्स में, तो आपकी स्पीड अच्छी हो सकती है। और अगर ज्वाइंट्स में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे जोड़ों का दर्द आपने सुना होगा कि भाई दर्द होना शुरू हो जाता है एज के साथ साथ, एजिंग के साथ साथ जो हमारे घुटने हैं उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग सही से चल भी नहीं पाते, भागना तो बहुत दूर की बात है। सो दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ज्वाइंट्स, टाइम के साथ साथ रिड्यूस ही होती है। उसके बाद मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। देखिए स्पीड डिपेंड करती है हमारे नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है ब्रेन। ठीक है, अगर ब्रेन की फंक्शनिंग ठीक है, बिल्कुल सही है, अपना नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो आप बहुत स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं, स्पीड बेटर कर सकते हैं, सब कुछ होगा दिमाग से। और अगर आपका नर्वस सिस्टम वीक है, मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सारा कनेक्टेड, आपकी जितनी भी बॉडी की नर्व्स वगैरह वो सही से फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है, तो आपकी स्पीड्स अब ऑटोमेटिकली कम होती चली जाएगी। सब कुछ डिपेंड करता है आपका किसके ऊपर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम के ऊपर। अगला फैक्टर डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब आपको पता है किसी काम को बार बार करना बिना थके, दैट इज कॉल्ड एंड्योरेंस। ठीक है, सो एंड्योरेंस में सबसे पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो करता है एरोबिक कैपेसिटी। अभी एरोबिक कैपेसिटी क्या है? एरोबिक कैपेसिटी का मतलब इट इज एन एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन अ प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द वर्किंग मसल फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी। इफ सप्लाई इज गुड देन एंड्योरेंस विल बिकम बेटर। ओके, आप कितना ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर, देखिए भागने से पहले या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, हल्के हल्के उस ऑक्सीजन को आपकी बॉडी यूटिलाइज करती है। जब तक यूटिलाइज करती रहेगी आप उस एक्टिविटी को बिना थके बिना रुके परफॉर्म कर सकते हैं। जहाँ वो ऑक्सीजन बॉडी में खत्म हुई वहाँ पर उस एक्टिविटी को कैरी कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही हमारी एंड्योरेंस है। तो ये बहुत हद तक डिपेंड करती है कि इस पर आपने कितनी ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करी है। ज़्यादा अब्जॉर्ब करेंगे तो आप बहुत अच्छे से उस फंक्शनिंग को कर पाएंगे लंबे टाइम तक, कम ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करिए तो आप थक जाएंगे, इसी पे डिपेंड करता है। दूसरा एनारोबिक कैपेसिटी। एनारोबिक कैपेसिटी का मतलब है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, आई रिपीट ऑक्सीजन के एब्सेंस में आप कितने टाइम तक कोई भी काम को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो ये बताता है कि ऑर्गेनिज्म को एनर्जी सप्लाई होगी मस्कुलर एक्टिविटी के लिए, ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, अब अगर आपकी बॉडी प्रॉपरली फिट है, ठीक है, और उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब प्रॉपर है, एकदम फिट बॉडी है अपना, तो आपकी एनारोबिक कैपेसिटी भी कुछ होगी। नहीं तो एनारोबिक कैपेसिटी हो ही नहीं सकती। ऑक्सीजन के एब्सेंस में हमारी बॉडी के लिए फंक्शनिंग कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये तभी हो सकता है जब आप वेल न्यूट्रिएंट्स फूड अब्जॉर्ब करते हैं, एक बैलेंस डाइट कंज्यूम करते हैं, तभी एनारोबिक कैपेसिटी को बिल्डअप करा जा सकता है। एनारोबिक का मतलब ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करना। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तब भी हमारी बॉडी फंक्शनिंग कर रही है। अगर हम कुछ समय तक, एक बार हमने सांस ली, हमने सांस छोड़ दी, हम सांस नहीं ले रहे हैं, तब भी हम कुछ वक्त तक तो जिंदा रहेंगे, मर थोड़ी ना जाएंगे एकदम। तो वो सारी के सारे आपके क्या कहलाती है? एनारोबिक कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद है बफर कैपेसिटी।
द कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द ब्लड इज नोन एज बफर कैपेसिटी. व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड रीचेज द सर्टेन लिमिट द एक्टिविटी कैन नॉट बी कैरिड आउट मोर. लैक्टिक एसिड इज मेनली यूज्ड व्हेन वी वर्क अगेंस्ट एनारोबिक कैपेसिटी. देखो लैक्टिक एसिड क्या होता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है. जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल प्रेजेंट है, जो एनर्जी लेवल प्रेजेंट है, लैक्टिक एसिड उसी से फॉर्म होना शुरू हो जाता है. जब लैक्टिक एसिड उससे फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को जो आपके ब्लड में प्रेजेंट है, जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, जितनी भी प्रेजेंट है, जहां जहां भी प्रेजेंट है, वहां से उसको खींचना शुरू करेगा, ठीक है. अब वो जब तक खींच रहा है तब तक तो चल जाएगा. जब हद से ज्यादा लैक्टिक एसिड प्रेजेंट हो जाएगा तो आप रुक नहीं पाएंगे, आपको ऑक्सीजन लेनी ही पड़ेगी. तो जब आप ऑक्सीजन के अगेंस्ट या एनारोबिक कैपेसिटी के अगेंस्ट काम करना शुरू करते हैं तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है. और लैक्टिक एसिड एक लिमिट से ज्यादा फॉर्म होने पर आपकी फंक्शनिंग अपने आप ही रुक जाएगी, आप कैरी नहीं कर पाएंगे अपने काम को. तो इस बात को ध्यान रखे चलना. इसलिए बॉडी को ऑक्सीजन की नीड पड़ती ही पड़ती है, और जब नहीं मिलती ऑक्सीजन तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मुलेशन होती है. एक लिमिट से ज़्यादा लैक्टिक एसिड का बनना आपकी फंक्शनिंग को अपने आप ही क्या कर देगा, रोक देगा, आपको लिमिट में बांध देगा और आप काम नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी. यही हमारा थर्ड पॉइंट है जिसका नाम है बफर कैपेसिटी. नेक्स्ट है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी. बहुत सिंपल है. सबसे पहला एज है. जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है. ये बहुत सिंपल है. बच्चों की बॉडी सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप ही कम हो जाती है. तो हमेशा ध्यान रखें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो एज के साथ साथ कम होती है, हमेशा ध्यान रखना. दूसरा जेंडर. फीमेल ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है एज कम्पेयर टू मेल से. ये रूल्स में भी हैं, इसलिए आपने देखा होगा मोस्टली जितने भी जिम्नास्टिक्स वाले एथलीट्स वगैरह होते हैं जो जिम्नास्टिक परफॉर्म करते हैं ओलंपिक्स वगैरह में, वो सारी की सारी फीमेल ज़्यादा होती हैं क्योंकि उनकी बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है एज कम्पेयर टू मेल से. थर्ड पॉइंट प्रीवियस इंजरीज. अगर कोई भी इंजरी एक इंसान को हो रखी है तो भैया समझो फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप ही खत्म हो जाएगी. उस पर्टिकुलर पार्ट की या उसके आसपास वाले पार्ट्स की फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप ही खत्म हो जाएगी अगर कोई भी इंजरी किसी स्पोर्ट्स पर्सन को हो रखी है तो. और फोर्थ पॉइंट मस्कुलर फैटिग. देखिए आपके एक मसल है, ठीक है, आप एक काम बार बार करते जा रहे हो, वो मसल में अपने आप ही फैटिग हो जाएगा, आलस आना शुरू हो जाएगा, इंसान थक जाता है, थकना है ना. जब इंसान थक जाता है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप ही कम हो जाती है, और जब इंसान बिल्कुल फ्रेश है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा रहती है. तो यहाँ पे फ्रेश का मतलब है आपने कोई फैटिग नहीं है, आपकी एक्टिविटी अभी शुरू हुई है, फिजिकल एक्टिविटी आप करनी शुरू करिए, आप थके नहीं है तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है. जब आप थक जाएंगे किसी काम को करते करते आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इस बात को ध्यान रख के चलेंगे.